नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत और वियतनाम की तरफ से है। भारत की तरफ से भी वियतनाम को अपनी अस्त्र मार्क 1 सीरीज की मिसाइल को ऑफर करने की बात सामने आई है। कुछ दिन पहले हम इसके बारे में बात कर रहे थे कि भारत की जो अस्त्र सीरीज की मिसाइलें, इनकी काफ़ी अच्छी एक्सपोर्ट पोटेंशियल मौजूद है और अभी इनको ग्लोबल मार्केट में रशियन ओरिजिन R77 सीरीज की मिसाइल की अल्टरनेटिव के तौर पर ऑफर किया जा सकता है। खास करके उन देशों को इसे ऑफर किया जा सकता है जो पहले से ही रशियन ओरिजिन एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अभी फाइनली ये बात सच साबित होने वाली है, क्योंकि अभी भारत की तरफ से वियतनाम को अपनी अस्त्र मार्क 1 सीरीज की मिसाइल को ऑफर किया जा रहा है। वियतनाम की बात करें तो वियतनाम के पास अभी Su-27 और Su-30 जैसे एयरक्राफ्ट मौजूद है, और जैसे कि पहले से ही अस्त्र मार्क 1 मिसाइल को Su-30 प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट किया जा चुका है और इसको अभी स्टैंडर्ड मिसाइल के तौर पर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसको वियतनाम की भी Su-27 और Su-30 जैसे एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली है। अभी वियतनाम पुराने जनरेशन के रशियन ओरिजिन मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है, जो कि मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के सामने इतने इफेक्टिव नहीं होते हैं। लेकिन अस्त्र मार्क 1 मिसाइल के आने के बाद ये R77 के मुकाबले वियतनाम को एक बेहतर ऑप्शन प्रोवाइड करने वाला है, जो कि सस्ता होने के साथ साथ बेहतर परफॉर्मेंस को भी प्रोवाइड कर पाएगा। पहले से ही इंडियन एयरफोर्स में 400 से ज़्यादा अस्त्र सीरीज की मिसाइल को इंडक्ट किया जा चुका और आगे चल के इनको बड़ी मात्रा में इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट करने का फैसला किया जा चुका है। तो इसी वजह से वियतनाम को इसको खरीदने पर कोई ट्रस्ट इशू भी नहीं होने चाहिए। और अगर वियतनाम की तरफ से भी अस्त्र मिसाइल को अपनी Su-30 और Su-27 फ्लीट में इंटीग्रेट करने का प्लान किया जाता है, तो ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होने वाली है, जो कि हमारी डिफेंस एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के साथ साथ ग्लोबल डिफेंस मार्केट में इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट का स्टैंडर्ड को भी सेट करने वाला है। अगला अपडेट भारत की एयरबॉर्न ईयरली वार्निंग एंड कंट्रोल कैपेबिलिटीज को लेके ब्राजीलियन एरोस्पेस कंपनी एम्ब्रेर ने ये बात कंफर्म किया कि वो इंडियन एयरफोर्स के नेत्र मार्क 1 एयरबॉर्न ईयरली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए एक नए एयरक्राफ्ट को सप्लाई करने के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। एम्ब्रेर ने अपने प्राइटर 600 मिड साइज बिजनेस जेट को अभी भारत को ऑफर करने का प्लान बनाया जा रहा है। प्राइटर 600 जो साइज में करंट ERJ-145 से थोड़ा सा छोटा है, अपने साथ कई सिग्निफिकेंट एडवांटेजेस को प्रोवाइड करने वाला है। एम्ब्रेर का कहना है कि ये एयरक्राफ्ट लगभग डबल ऑपरेशन रेंज को प्रोवाइड कर सकता है, जो ERJ-145 के मुकाबले नेत्र मार्क 1 एयरक्राफ्ट के मॉनिटरिंग कैपेबिलिटीज को काफ़ी एक्सपैंड कर सकेगा। इसका सर्विस सीलिंग 45,000 फीट तक होने वाली, जबकि ERJ-145 का सर्विस सीलिंग बस 37,000 फीट के आसपास ही है, जिस वजह से अगर नेत्र मार्क 1 एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए बेस के तौर पर ERJ-145 के बदले प्राइटर 600 का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये करंट नेत्र मार्क 1 एयरक्राफ्ट के मुकाबले हायर अल्टीट्यूड पर ऑपरेट कर पाएंगे, जिसकी वजह से इसकी सर्विलेंस रेंज काफ़ी एक्सपैंड होने की उम्मीद किया जा रहा है, क्योंकि हायर अल्टीट्यूड पर ऑपरेट करने से इसकी रडार वेव ज़्यादा दूरी तक ट्रैवल कर पाएंगे, जिससे सर्विलेंस रेंज भी इंप्रूव होने वाली है। प्राइटर 600 की मैक्सिमम क्रूजिंग स्पीड लगभग 0.83 मार्क तक है, जो ERJ-145 से थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन इसका सुपीरियर फ्यूल कैपेसिटी लॉन्गर सर्विलेंस मिशन के लिए एयरक्राफ्ट को ज़्यादा समय तक ऑपरेट करने में मदद करने वाला है। इनिशियली DRDO की तरफ से जब नेत्र मार्क 1 एवेक्स को बनाने का फैसला किया गया था, तो उसके लिए एम्ब्रेर की ERJ-145 एयरक्राफ्ट को सिलेक्ट किया गया था, और अभी हमारे पास जो 3 नेत्र मार्क 1 एवेक्स मौजूद है वो ERJ-145 एयरक्राफ्ट के ऊपर ही बेस करके बनाए गए हैं। इसके बाद डायरेक्टली नेत्र मार्क 2 को डेवलप करने का प्लान किया गया था, जो कि एयरबस की 321 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होने वाले थे, लेकिन इंडियन एयरफोर्स की जरूरत को देखते हुए एडिशनल 6 नेत्र मार्क 1 प्लेटफॉर्म को एक्वायर करने का फैसला किया गया था, जो वर्तमान की नेत्र मार्क 1 वेरिएंट के मुकाबले एक बेहतर वेरिएंट होने वाले थे, और इसमें सेम ERJ-145 एयरक्राफ्ट को बेस के तौर पर इस्तेमाल करने का प्लान किया गया था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ERJ-145 डिसकंटिन्यूड हो चुकी है, जिस वजह से अब नए ERJ-145 का एक्वायर करना संभव नहीं होने वाला है। इसी वजह से अभी एम्ब्रेर की तरफ से अपनी प्राइटर 600 एयरक्राफ्ट को भारत को ऑफर किया जा रहा है। इसके अलावा DRDO की तरफ से भी सिविलियन मार्केट से भी सेकेंड हैंड कंडीशन में ERJ-145 एयरक्राफ्ट को खरीदने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन उसमें अवेलेबिलिटी, एयरक्राफ्ट की कंडीशन और उसमें कन्वर्सन कॉस्ट काफ़ी मायने रखने वाला है। लेकिन एम्ब्रेर का मानना है कि प्राइटर 600 नेत्र मार्क 1 प्लेटफॉर्म के लिए एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकते हैं।
अगला अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल की तरफ से। रशियन मीडिया के मुताबिक ब्रह्मोस एरोस्पेस एक और मेजर एक्सपोर्ट डील को फाइनलाइज करने के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। पहले भी ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से बात बताया जा चुका था कि अभी 3 से 4 देश हैं जो कि ब्रह्मोस एरोस्पेस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए बातचीत कर रहे हैं और सभी के साथ डिस्कशन एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है और अभी इसी बात को रशियन मीडिया आउटलेट की तरफ से कंफर्म किया जा रहा है। हालांकि अभी तक डील की डिटेल और बायर के नाम पब्लिक नहीं किए गए, लेकिन इसमें कोई साउथ ईस्ट एशियन कंट्री होने की उम्मीद किया जा रहा है जो अभी ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने वाला है। इसके अलावा ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से अभी ये भी अनाउंस किया जा रहा है कि ब्रह्मोस की लाइटर वेरिएंट, जिसे ब्रह्मोस एनजी भी कहा जाता है, इसका डिजाइन फेज कंप्लीट हो चुका है। ब्रह्मोस एनजी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एक लाइटर और कॉम्पैक्ट वर्जन है। ब्रह्मोस एरोस्पेस से डायरेक्टर जनरल जयतीर्थ जोशी के मुताबिक अब मिसाइल के डेवलपमेंट फेज का शुभारंभ हो चुका है और ये ट्रांजिशन अभी एक्चुअल प्रोडक्शन और टेस्टिंग की तरफ बढ़ने वाला है। यानी कि अब ब्रह्मोस एनजी की एक्चुअल प्रोटोटाइप को बनाया जा सकता है और उसकी टेस्टिंग को करना शुरू किया जा सकता है। ब्रह्मोस एनजी अपनी प्रीवियस वेरिएंट की स्पीड और रेंज को ऑलमोस्ट मेंटेन करने वाली, लेकिन ये उसके मुकाबले काफी हल्का होने वाला है। इस नए डिजाइन में इस मिसाइल के लेंथ को 9 मीटर से कम करके 6 मीटर तक रिड्यूस किया गया है और इस वजह से इसका मैक्सिमम वेट 1.5 टन तक ही होने वाला है, जिस वजह से अब इसको तेजस जैसे लाइट अटैक एयरक्राफ्ट भी इस्तेमाल कर पाएंगे या फिर फायर कर पाएंगे। और उम्मीद किया जा रहा है कि अगले साल की सेकेंड हाफ में ही ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से ब्रह्मोस एनजी की ऑफिशियल डेवलपमेंटल टेस्ट को स्टार्ट किया जाने वाला है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से। इंडियन आर्मी अपने डिफेंस और टैक्टिकल कैपेबिलिटीज को मजबूत बनाने के लिए 70 के आसपास व्हीकल बेस्ड माइन स्कैटरिंग सिस्टम खरीदने की प्लानिंग किया जा रहा है। ये नए सिस्टम इंडियन आर्मी को माइंस को जल्दी और आसानी से डिप्लॉय करने में मदद करेंगे, जो मॉडर्न बैटलफील्ड की जरूरत के हिसाब से डिजाइन किए जाने वाले हैं। व्हीकल बेस्ड माइन स्कैटरिंग सिस्टम या VVMSS का प्राइमरी गोल ये है कि अगर एनिमी मूव करे तो इंडियन आर्मी उनकी मूवमेंट के अगेंस्ट में माइन फील्ड को रैपिडली डिप्लॉय कर पाएगा। ट्रेडिशनल मेथड में ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है और उसके लिए माइंस को पहले डिप्लॉय करना पड़ता है, लेकिन व्हीकल बेस्ड माइन स्कैटरिंग सिस्टम के जरिए माइंस को तभी डिप्लॉय किया जाएगा जब एनिमी की इंटेंशन क्लियर हो जाएगा या फिर हमको पता चल जाएगा कि एनिमी किस डायरेक्शन से आने वाला है। ये सिस्टम एनिमीज को आगे बढ़ने से रोकने के साथ साथ उन्हें अपनी टैक्टिक्स को चेंज करने पर मजबूर कर सकते हैं। इन सिस्टम की मदद से माइन को जल्दी डिप्लॉय किया जा सकेगा, जिससे एनिमी को बहुत ही आसानी से सरप्राइज किया जा सकेगा। व्हीकल बेस्ड माइन स्कैटरिंग सिस्टम के 2 मेन पार्ट्स होंगे, जिसमें से एक इसका डिस्पेंसिंग सब सिस्टम होगा जो एंटी टैंक और एंटी पर्सनल माइन को डिप्लॉय करेगा, और एक हाई मोबिलिटी व्हीकल होगा जहां पर ये पूरा सिस्टम माउंट किया जाएगा। ये सब सिस्टम प्लेन्स, डेजर्ट या फिर सेमी डेजर्ट टेरेन्स पर भी काम करने के लिए डिजाइन किए जाएंगे। इसके अलावा इसमें जो लॉन्चर्स होंगे जिनको मेनली माइंस को लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, इनकी सर्विस लाइफ लगभग 10,000 लॉन्चेस के आसपास होने वाली है, या फिर अगर ईयर की बात करें तो उनकी सर्विस लाइफ 20 साल तक होने वाली, जो कि लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी और कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन को प्रोवाइड कर पाएगा। अगला अपडेट भी इंडियन आर्मी की तरफ से है। अभी इंडियन आर्मी के नॉर्दर्न कमांड की तरफ से एक RFI को इश्यू किया गया, जिसमें 4 मिनी अनमेन्ड एरियल व्हीकल या ड्रोन्स को खरीदने का फैसला किया गया है। लेकिन ये जो ड्रोन्स होने वाले, इनको कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल करने का प्लान किया जा रहा है। आमतौर पर जो स्मॉल साइज के ड्रोन्स या UAV होते हैं, इनको बैटलफील्ड में टैक्टिकल सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अभी जिन ड्रोन्स को एक्वायर किया जाने वाला है, इनको सरफेस और सब सरफेस लैंडमाइंस और इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है, और इसी वजह से इनकी पेलोड बाकी नॉर्मल ड्रोन से काफी अलग होने वाली है। आर्मी की तरफ से UAV के लिए कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को रखा गया, जो इन UAVs को डाइवर्स एनवायरमेंट्स में इफेक्टिव बनाने वाले हैं। आर्मी के रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये UAV इसकी सभी रिक्वायर्ड पेलोड के साथ मिनिमम 45 मिनट के आसपास ऑपरेट करने में सक्षम होना चाहिए, यानी कि इसका जो एंड्योरेंस होना चाहिए वो 45 मिनट के आसपास होना चाहिए। और साथ ही ड्रोन खराब वेदर कंडीशन जैसे कि स्नो, हीट और बारिश में भी ऑपरेट करने में सक्षम होना चाहिए। पेलोड्स की बात करें तो जैसे कि इनको लैंडमाइंस और अंडरग्राउंड IDs को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो इनमें जो पेलोड मौजूद होने वाले हैं वो मिनिमम जमीन के 0.5 मीटर यानी कि आधे मीटर के अंदर दबे सभी डिवाइसेस को डिटेक्ट करने के लिए काबिल होना चाहिए। ये प्रोक्योरमेंट इंडियन आर्मी की अनमेड सिस्टम को अपने आर्सेनल में इंक्लूड करने की स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा है, जिससे काउंटर माइन और काउंटर ID ऑपरेशन ज्यादा सेफली एग्जीक्यूट किया जा सकेगा। हिडन थ्रेट्स और डिफिकल्ट टेरेन के चैलेंजेस को टैकल करने के लिए ये मूव काफी बेहतरीन हो सकता है, जो कि ह्यूमन लाइफ को रिस्क में डाले बिना ही इस तरीके के एक्सप्लोसिव को आसानी से न्यूट्रलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।